नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं कुलदीप चारण। हमारा समाचार का खास कार्यक्रम रूबरू विद केश चारण में आज हम आपको एक नए मेहमान से रूबरू करवाएंगे। वो शख्स जो युवाओं के लिए रात दिन काम करता है। 31 ईयर ओनली, 31 साल की उम्र में जो युवा मंत्री कलेक्टरों को रोड पर लाने पर मजबूर कर लेता है कि हमारी बातों को यहाँ आकर सुनो, जिनको मुख्यमंत्री स्वयं फोन करके बुलाते हैं कि आओ आपकी किन 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 मुद्दों पर क्या क्या समस्या है, हम उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। जो व्यक्ति सब्जी बेचता था कैसे आया युवाओं के लिए आवाज उठाने वाला, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव। सबसे पहले उपेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है हमारा समाचार का खास कार्यक्रम रूबरू विद केश चारण में। धन्यवाद सर, ये विचार कहाँ से आया आपको कि आप युवाओं के लिए कुछ काम करें? देखो, परिस्थितियाँ जिस प्रकार लोगों से मिलते हैं, लोगों के जब दुख दिखते हैं, जब उनका समस्या का हल हो जाता है तो उनके परिवार में जो खुशियाँ होती है, क्योंकि समस्या उनको दुखों को वही जान सकता है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने वो परिस्थितियाँ देखी है, मैंने वो दर्द देखा है, वो आर्थिक हालात, विषम परिस्थितियाँ देखी है। और क्योंकि जो सरकारी जॉब जो चाहिए, वो पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, पुलिस हो, एलडीसी हो, कोई किसी नेता, सांसद, एमएलए का बेटा तैयारी नहीं करता। वो एक गरीब किसान का, मध्यम परिवार का बेटा तैयारी करता है, बेटी तैयारी करती है। तो उनके सपने साकार होते तो पूरा परिवार खुश होता है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आज हमारे संघर्ष से सरकारी जॉब मिली है। तो प्रदेश के किसी भी कोने में मैं जाऊंगा तो हर जगह कोई ना कोई मिलेगा। इतना मान सम्मान देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छा किया है और इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। और क्योंकि पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुआ हर कोई नहीं कमा पाता है। तो आज मैं मेरे जीवन से खुश हूँ और ये जरूर कहूँगा कि मैं अंतिम सांस तक इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपका जीवन में जो टर्निंग पॉइंट रहा, वो कहाँ से आप मानते हो युवाओं को लेकर विशेष रूप से कि यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट है, वो सिर्फ मैंने मेरा भविष्य जीवन है वो युवाओं के लिए समर्पित कर दिया उपेंद्र यादव ने? देखो, मैं बीएसटीसी करके जब 2012 में जयपुर आया, घर पे, जो जयपुर ज़िले में शाहपुरा तहसील में मनोहरपुर में जो मेरा गांव है, जब मैं एसटीसी करके आया तो घर वालों ने कहा कि आपको नहीं भेजेंगे। मैंने कहा कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे टीचर बनना है, मुझे जयपुर जाना है, क्योंकि आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। उसके बाद मैं घर वालों से झगड़ के मैं वहाँ से निकल के आ गया, दोस्त के पास रहने लग गया। जब मुझे पता चला कि नेहरू गार्डन में एक मीटिंग थी कि 2012 भर्ती आरपीएससी के माध्यम से जिला परिषद से नहीं हो, और भी कई विवाद थे जी, तो मैं भी उस मीटिंग को देखने के लिए गया था। और मीटिंग में उस समय ज़्यादा संख्या इकट्ठी नहीं थी। उस समय इतनी वो थी, चीज़ें थी कि एक को फ़ोन करना पड़ता था, लोगों को ढूंढना पड़ता था और बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आज तो मैंने ट्वीट कर दिया या फिर मैंने फेसबुक डाल दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, लोग आ जाते हैं एक ट्वीट से भी। उस समय मैं भी बिल्कुल अनजान था। 10-15 लोगों की कमेटी बनी तो उसमें मैं भी शामिल था। और उस समय हमने कहा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे। हमने, आज भी याद है मुझे, रूडमल चौधरी को हमने अध्यक्ष बनाया जी। और हमने कहा कि सोमवार को हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन सोमवार से पहले पब्लिक कैसे इकट्ठा करें, स्टूडेंट कैसे इकट्ठा करें, कैसे लड़ना, योजना बने। तो हमने पंपलेट छपाए, कोचिंगों में गए, पंपलेट बाँचे, आह्वान किया, वहाँ भाषण दिया कि आपको आना है। किस्मत से क्या हुआ कि सोमवार को पब्लिक तो हज़ारों की संख्या में पहुँच गई, लेकिन जिसको अध्यक्ष बनाया वो नहीं था। अध्यक्ष नहीं आया उस दिन? अध्यक्ष नहीं था, किसी कारण बस वो नहीं आ पाया जी। अब ऐसी स्थिति में उस समय वो कमान मैंने संभाली, वो कमान संभाली। लगातार प्रदर्शन में कई मामले कोर्ट में थे, वो जीता। उसके बाद 2018 वाले को ज्वाइनिंग नहीं दी तो उद्योग मैदान में बैठे, उनको ज्वाइनिंग मिली। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, जो आर-टेट में 60 से कम वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब उसमें मैं अनशन पे बैठ गया, 13 दिन अनशन। इतना बड़ा आंदोलन हुआ शिक्षा संकुल के बाहर, वो हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। फिर 13 लगातार, यानी कि 2020 तक ये चीज़ें रही। जिस भी लड़ाई लड़ी वो लगातार जीतते रहे। अभी भी है कुछ 1-2 मामलों को छोड़कर जिस पे कोर्ट के न्यायालय में जो मामले उलझे, कि किस्मत पे अच्छी रही, लगातार हमने संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि आजकल क्या होता है कि नेता किसी सभा में धरने में जाता, फोटो खिंचवा के हट जाता है। मेरा मामला अलग है, क्योंकि मैं यदि किसी भर्ती से जुड़ा हूँ और उस भर्ती में कई लोग तो फोटो खिंचवा के कि हाँ मैंने की आवाज़ उठाई, गायब हो जाता। मैं उस भर्ती में जुड़ता हूँ तो उसको लास्ट स्टेज तक लेके जाता हूँ, परिणाम तक उनको न्याय दिलाकर ही मैं पीछे हटता हूँ। पूरी जी जान लगा देता हूँ, जी जान से लड़ता हूँ। अभ्यर्थी से ज़्यादा मैं उसमें जी जान लगाता हूँ। और आज तक जितने मामले लड़े, आज भी 99% मामले हल करवाने का रिकॉर्ड है। बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष का मज़ा अलग है कि जब लोगों से प्यार इसने, क्योंकि अभी मैंने करीब 17-18 जिलों में मैंने बेरोजगार संवाद कार्यक्रम रखा।
जी। मैंने ट्वीट किया और वहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुँचे। एक एमएलए जितनी संख्या नहीं इकट्ठा कर पाए उससे ज़्यादा संख्या में आए, इतनी माला इतने सांप आए। हालांकि वो माला साफा पहना रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था कि इनका मान सम्मान प्यार था, लेकिन दिल पर एक बड़ा बोझ भी था कि मैं इन लोगों का बोझ कैसे उतार पाऊंगा, इनकी आशाओं को कैसे खरा उतर पाऊंगा, क्योंकि इनकी बड़ी आशाएं मुझसे भर्तियों को लेकर। उसके बाद मैंने महापड़ाव डाला 9 दिन तक। उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, कुछ मांगे हुई जिसमें चाहे स्कूल व्याख्याता की भर्ती की ज्वाइनिंग हो, चाहे आईएन का रिजल्ट आना हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक और चाहे पीटीआई भर्ती का रिजल्ट आना हो, कई आंसर की जा रही हो ना, कई चीज़ें हुई है और कई चीज़ें अब होना बाकी है। लेकिन लक्ष्य ये रहता है कि जो मामला लिया, जिनको अपने से बड़ी आशाएं हैं, उनकी आशाओं में खरा उतरे, उसको न्याय मिले। क्योंकि एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलती है तो कहते हैं ना, गाँव में 7 पीढ़ी तक उस परिवार का भला हो जाता है और उन परिवार समृद्ध बन जाता है। तो ऐसे में कई लोग कहते हैं कि बेरोजगार सरकारी जॉब की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि एक परिवार में 5 सदस्य 7 सदस्य हों, लेकिन एक को नौकरी मिल जाती ना तो पूरा परिवार मजबूत हो जाता है। घरवाली नहीं कहते 5 को मिले, लेकिन कम से कम एक को तो समय पे मिले। भर्ती अटक जाती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। आज स्टूडेंट से जाते हैं, उनके माँ बाप पता करते हैं मेरी भर्ती का क्या हुआ। तो ऐसे में उन लोगों की, क्योंकि मैं उनका दर्द जानता हूँ, इसलिए मैं उनका दर्द अपना दर्द समझ कर लड़ाई लड़ता हूँ। उस दर्द के दौरान जब आप जेलों में भी रहे, आपने अनशन भी किए, आप एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए अनशन के दौरान, जब आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आईसीयू में भी गए, तो सरकार की तरफ से कई बार दबाव भी तो होता है। फिर उस दबाव में आप काम कैसे करते हो? पहले मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, कोई मंत्री था, कोई आप जैसे कोई मीडिया वाला गया, बोले ये मर जाए तो अच्छा है, आईसीयू में, हाँ मर जाए तो, क्योंकि दुखी हो गए। तो क्योंकि मैं कभी पीछे नहीं हटा, मैंने कभी मंत्री के ताला लगा दिया 4-4 घंटे तक, बड़ी बड़ी पार्टियों के दरवाजे पे ताला लगा दिया, किसी मंत्री का माइक खोज लिया। मैं एक दबंग तरीके से रहा हूँ। अब तो परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब पहले राजनीति थी कि किसी का विरोध करो तो वो सोचता था कि मुझमें कुछ कमियां वो दूर करो। अब तो व्यक्तिगत लोग दुश्मनी लेने लग गए। तो और अब परिस्थितियाँ हो गई कि पहले एक समय था कि मेरे साथी भी कतराने लगे तो उपेन्द्र यादव के साथ जाएंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हालांकि उस समय जो मुकदमे दर्ज हुए, उन लोगों से वादा किया था तुम्हारा मुकदमा सबका हटवाऊंगा, और सबके जो 54 लोगों के मुकदमे दर्ज हुए सबके हटवा भी दिए। अभी तक आप पर कितने मुकदमे? अब मेरे करीब 1 मुकदमा है, 3-4 मुकदमे हटवा दिए, कुछ कोर्ट से मैंने हल करवा लिए, केवल 1 मुकदमा बचा है जो पीसीसी के बाद 25 नवंबर 2019 को जो हंगामा हुआ था वो मुकदमा है। 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता हुई, उसमें किन किन भर्तियों को लेकर निस्तारण हुआ अभी तक? मैं एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, साथियों, मैंने भी लगातार आपको आवाज़ उठाई थी कि जो अभ्यर्थी हमारे संघर्ष में साथ रहेगा, प्राथमिकता से उनकी मांग उठाई जाएगी। अब जब वहाँ हर जगह, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती का अभ्यर्थी हो, चाहे वो 3rd ग्रेड 2012 का अभ्यर्थी हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो और जो अन्य भर्तियाँ थी जिसमें रीट 2016, साइंस मैथ, अंग्रेजी, तमाम कई भर्तियों के लोग हमारे साथ थे, राजस्थान पुलिस वाले भी थे। और जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो उसमें 4-5 समस्याओं का हल किया है, निर्देश दे दिए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की जिस भर्ती को रद्द कर दिया गया था 1534 पदों पर, वो वापस जिंदा हुई है। 1534 परिवार को भला होगा, क्योंकि मैं इस जो वो भर्ती पूरी होती है तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि वो 1534 अभ्यर्थी वो है जो प्रदेश को बचाने का काम किया। वो कोविड के सैंपल लेते हैं, उन्होंने पीपी किट पहन के संघर्ष किया। तो मैं खुद भी उनसे जांच करवा के आया था। जब मैं जांच करवा रहा था तो अरुण शर्मा ने जांच करते हुए कहा, भाई साहब आपसे मेरा निवेदन है। बोले क्या? बोले मैं बेरोजगार हूँ, मेरी भर्ती आप पूरा कराओगे? तो मैंने कहा यार ये सेवा कर रहा है, पीपी किट पहन रखा है, पसीने से तरतर रहा है, प्रदेश को बचाने का काम कर रहा है, इनको तो इनाम मिलनी चाहिए। फिर मैंने उनसे वादा किया कि मैं अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ूंगा। लड़ा और लगभग एक तरह से वो जीत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति जता दी है, मंत्री ने बयान दे दिया है कि आचार संहिता के बाद 15-20 दिन में वो लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा 2012 वाला में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट को फ़ोन करना था, वो कर दिया है, आंसर की जारी हो चुकी है। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर की बात थी, जो कार्यवाह को निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से SLP लेने की मांग थी साइंस मैथ वाली, वो भी मुख्यमंत्री जी जल्द बेरोजगार को खुशखबरी दे देंगे। और जो अंग्रेजी की उर्मिला कुमारी 826 पे और 877 पर जो साइंस मैथ की है उसके लिए प्रयास है, संस्कृत विभाग के लिए प्रयास है। और जो स्कूल व्याख्याता वाला 14% वाले बैठे उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। NM GNM के लिए मेडिकल विभाग की जल्दी मीटिंग होने वाली है, उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करें। पंचायत राज LDC भर्ती 2029 पे लंबित है, उनकी मैंने बात रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ तक भी कहा है कि एक बार थोड़े दिन बाद मैं वापस बुलाऊंगा। ये 11, 12, 13 भर्तियाँ क्या है, एक बार आपका अनुभव सरकार काम में लेगी। तो जिस प्रकार मैं इतना मानता हूँ कि हम जो आंदोलन कर रहे थे जी, आंदोलन यही था कि हमारे मुखिया तक बात पूछे,
मुखिया तक सारी मैंने बात बताई, सारी मेरी शिकायतें बताई कि साहब या तो डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं सुने, मंत्री नहीं सुन रहे, आपने से पहले मिले थे, आपने निर्देश भी दिए थे, उसके बाद पालना नहीं, तो उन्होंने 4-5 कामों के लिए तुरंत कह दिया था। इसके अलावा और कहा कि देखो चुनाव के बाद मैं एक बार आप वापस बुलाऊंगा और जो जो होगा हम बेस्ट करेंगे, क्योंकि उन अन्य राज्यों की तुलना में देखो मेरा भी मानना है, मैं विरोध कितना भी करता हूं लेकिन सच्चाई कहना जरूरी है, क्योंकि अन्य राज्यों में बुरी स्थिति है। एमपी में 30,000 के करीब एक स्कूल व्याख्याता भर्ती निकाली 3 साल पहले, 3-4 साल, वो पूरी नहीं हुई, जबकि यहाँ तो लड़ झगड़ के 5,000 की पदों पर थी, 4-4,500 लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई है। बिल्कुल है ना, आंदोलन किया, सब कुछ किया, तो यहाँ तो देखो हुआ, तो उसके लिए मैं धन्यवाद हमेशा देता रहा। तो मुख्यमंत्री ने वो काम अच्छा किया था, क्योंकि एलडीसी भर्ती को ज्वाइनिंग देना हो, चाहे सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग देना हो, चाहे एलडीसी के पद बढ़ाना हो, चाहे वो आपके प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग की हो, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो, महिला आंगनबाड़ी हो, कई भर्तियों को उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। तो ऐसे में मैं नकार नहीं सकता कि उन्होंने काम नहीं किया। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूं कि लोग सवाल करते हैं कि आंदोलन किया और आंदोलन को आपने रोक दिया, आपने प्रत्याशी उतारे, आपने सरकार के सामने झुक गए। तो मेरा तो कहना यही है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा काम कौन करेगा। जब मुखिया बुला रहा है, आश्वासन दे रहा है, पहले भी मुझे आज भी याद है कि 22 नवंबर को जब मैं मिला मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी जो 3500 पदों पर रीट की सूची जारी होनी थी, गुड अकेडमी नियम हटना था, कई चीज़ें और मांगे थी जी, तो तुरंत वो आज वो 3500 में 3,000 करीब नौकरी में 500 के कोर्ट में होने, आज उनको मुख्यमंत्री जी की देन है। मुख्यमंत्री, क्योंकि विभाग ने मना कर दिया था, नियमों में नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आनी चाहिए सूची, तो वो 22 नवंबर को मिलने के बाद 4-5 हमारे काम हुए। तो अब मुझे विश्वास, उन्होंने कहा कि आप मेरे से पहले मिले तो आपके काम हुए ना, मैं कब हुआ, तो अब की बार मिलाओ तो देखो किसी ने कि 4-5 भर्तियों के भी काम होते हैं, तो किसी बेरोजगार को न्याय तो मिल रहा ना, और बेरोजगारों काम करेंगे। अब लड़ झगड़ के बैठ जाएंगे। गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ, आखिरकार उनकी वार्ता हुई, समझौता तो उनको भी हुआ। लोग कहते हैं कि समझौता कैसे कर लिया, आज तक कोई आंदोलन बता दो समझौता नहीं होता, क्या समझौता से ही उनका निस्तारण होता है। बेहतर लोग शहीद हुए, वार्ता तो करनी पड़ी, और वार्ता हुई तो उनकी समस्याओं को निस्तारण भी हुआ, आज उनको आरक्षण मिला। तो आज हमने जब जब वार्ता की, कुछ न कुछ समस्या वो हल हुआ है। आंदोलन किया 9 दिन तक, उसके बाद कई भर्तियों का निस्तारण भी हुआ है। आरएस भर्ती भी कोर्ट से निकली है, कई भर्तियां कोर्ट से निकली है। तो ऐसे में जो चीज़ होने वाली हो और जो चीज़ नहीं होने वाली उन तक हमने बताया कि साहब ये भर्ती ऐसे हो सकती है, तो कमेटी बनाई है। कमेटी कह रहे कि जो कमेटी में बैठेंगे तो धीरे धीरे कई भर्तियों का निस्तारण होगा, और जो कई भर्तियां हो सकती हैं उनके लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। ऐसे में जो लोग सवाल उठाते हैं कि रात को 12:30 बजे समझौता कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसका जवाब यही है, कभी एक दिन आंदोलन करके देखिए, एक भर्ती करवा कर देखिए, एक दिन मापड़ाव डाल के देखिए। मैंने तो चैलेंज दिया था, आज फिर चैलेंज दे रहा हूँ, दम हो तो बैठिए मेरे जैसे 9 दिन तक, दम हो तो रात को 12:30 बजे मंत्री बुलाइए, दम हो तो लिखित में लीजिए। मेरे अंदर दम था, आज दम था, तो मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। तुम दम नहीं है, तुम लोग केवल किसी पार्टी और किसी के कहने पर आप केवल लोगों को भ्रमित कर, कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मंत्री उनको भाव नहीं देते, उनसे मिल तक तो नहीं, तो उनको जेल से है कि उपेन्द्र यादव कैसे मिल लेता है। भाई उपेन्द्र यादव में दम है, लाठी खाने का दम है, जेल जाने का दम है, अनशन करने का दम है, लड़ने का दम है, और एक ट्वीट में भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, पूरे प्रदेश जानता, पूरी मीडिया जानती है, लेकिन इनके पास केवल यही है कि कैसे गिराते। लेकिन मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करेंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा, और विश्वास है मुझे मुख्यमंत्री जी। और जो मैंने ये जो समझौता किया है, जो मैंने आंदोलन समाप्त किया, इसका परिणाम देख लेना। मीटिंग होगी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी की, उसमें भी आपको बता दूंगा इसलिए समझौता क्या, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, और बाद में कौन कौन सी भर्तियों की मैं आप बता के आऊंगा। मुझे काम करवाना था, मुझे राजनीति नहीं करनी थी। राजनीति करता तो प्रत्याशियों को खड़ा रखता, ओहो मेरे प्रत्याशी हैं, देखो मैंने इतने वोट ले लिए। मुझे बेरोजगारों का काम करवाना था। पहले दिन से मैंने कहा था, आपके चैनल भी कहा था, सरकार मेरी मांगे मानती तो आंदोलन को स्थगित कर दूंगा, प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लूंगा। पहले दिन कहा था, मुझे मुखिया ने बुला लिया, मुखिया से बड़ा कोई नहीं हो सकता। क्या मैं प्रधानमंत्री जी करते क्या काम, तो मुख्यमंत्री जी का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और काम करवाना है, क्योंकि काम नहीं होते ना, कह देते ये तो सरकार के खिलाफ थे इसलिए काम नहीं हुए। अब झुका हूं मैं मेरे बेरोजगार के लिए झुका हूं, समझौता किया, मेरे बेरोजगार को लेके आया। जो सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारा डेलीगेशन में हम 5 लोग थे, टेक्निकल हेल्पर वाले भी थे जी, फार्मासिस्ट वाले भी थे, प्रयोगशाला सहायक वाले भी थे, और 2012 वाले भी थे, और मैं मौजूद था। उन अभ्यर्थियों की वार्ता हुई, वो संतुष्ट हुए, उनके सामने जो काम वो उन्होंने देखा, मंत्री सारी फाइल सारी चीज़ें देखी। जब मेरे पीड़ित बेरोजगार मेरे साथ थे, वो संतुष्ट हुए, जो आंदोलन में अधिकतर वो भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सहमत हैं,
और सरकार से भी काम करवाना है, तो वो कमेटी का निर्णय तो मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ। उन्होंने निर्णय लिया, वो संतुष्ट थे और काम हुए भी है। विश्वास तो करना पड़ेगा सरकार पे। और यदि धोखा होता है, मैंने मंत्री जी को कहा था, सुभाष गर्ग साहब को, कि मुझे विश्वास है, आप विश्वास दिला रहे हो, और अब नहीं तो मैं आपके घर बैठ जाऊँगा, आके वापस यहाँ बैठ जाऊँगा। तो ऐसे में देखो विश्वास करना होगा। मुझे मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, कोई कुछ भी कहे, मुझे मुख्यमंत्री जी से काम करना, मुख्यमंत्री जी से पर पूरा विश्वास है। जो उन्होंने 4-5 काम के लिए कहा वो जल्दी होंगे, और जो काम बच के जो कमेटी बनी है उसमें धीरे धीरे वो काम भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे बेरोजगारों को इतना विश्वास दिला दूं कि आपके लिए 24 घंटे मैं ही तैयार रहता हूँ और कोई नहीं होता। आप बुला लीजिए आपकी भर्तियों के लिए, आप उनको कहिए कि आप हितैषी हो तो बैठ जाइए धरने पे, आप हितैषी हो तो निकालिए रैली, आप नहीं हितैषी हो करिए विरोध, उनको मौका दीजिए, करवाइए उनसे काम। मैं बैठ जाऊंगा घर पे, बोलो कितने दिन बैठना है, बोलो मुझे इस्तीफा देना है तो मैं दे दूंगा, इस्तीफा मैं छोड़ दूंगा, मेरा अध्यक्ष बना दूंगा, बोलो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बना दूंगा, भेजिए, कल ही बनवा दूंगा। लेकिन मेरे बेरोजगार का भला होना चाहिए। जुलाई 2006 की घटना जो आपका अपहरण हुआ, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है वो पूरी हकीकत घटना। मैं एक किसान परिवार से, किसान का बेटा था, खेतों में काम करता था, खूब काम किया मेरा जी। और मैं सब्जी खरीद के बेचा करता, जैसे सब्जी? हाँ सब्जी, जैसे टमाटर हो, मिर्ची हो, बैंगन हो, टिंडे हो। तो मनोहरपुर से खरीद के जयपुर चांदपुर लेके आया करता था। एक घटना है, मुझे एक बार मैं वो लेके आया, उस दिन थोड़ा सा मेरा नुकसान हो गया, मैंने किसी को बताया नहीं बात, तो नुकसान हो गया, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में था। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया कि मैं तेरे को अच्छा काम दूंगा, मेरे साथ चलो जी। तो इतनी समझदारी भी मेरे अंदर नहीं थी, इतना मैं गांव का रहने वाला था, सिटी में बहुत कम आया करता था उस समय, चांदपुर से मनोहरपुर, चांदपुर से मनोहरपुर ये चलता रहता था जी। तो उसने कहा मेरे साथ चलो। वो लुंगी बांधा हुआ था और मुझे ले गया, बोले कि नहीं ट्रेन से थोड़ी देर आगे जाना, मुझे नहीं पता था कि ट्रेन का लंबा सफ़र होता है, और मुझे ले गया। और मुझे ले जाके, मुंबई की बात है, मुझे वड़ा पाव खाने के लिए देते, मुझे कोठरी में कैद भी किया, और मुझे सुबह शाम मुझसे बजरी ईंट एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ढोने का काम था, सीमेंट ले जाना मंजिल। इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, दीवार को छीनियों से तोड़ना। एक बार तो मैं बाहर की तरफ से दीवार को तोड़ रहा था, तो सीमेंट की चदरें थे, उस पर पैर गिरा तो मैं टूट के नीचे फर्स्ट मंजिल पे आ गया। वो इसलिए बच के, नीचे सीमेंट के कट्टे थे, मेरी कमर में चोट लगी, मैं तड़पता रहा। और बड़ा पाव कुछ इतना खाने को मिलता नहीं था। लेकिन किस्मत क्या हुआ कि जब मुंबई धमाके हुए तो उनके और भी ऐसे बच्चे थे, तो वो अलर्ट हुए इस चीज़ को लेकर। तो उस समय मुझे मौका लगा, मैं भाग के, मैं ट्रेन में बैठ के और मैं घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद मैं एक अवसाद की स्थिति में था, बहुत ज़्यादा अवसाद की स्थिति में था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं BSTC करूँगा या मैं टीचर लाइन में भी जाऊँगा जी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, मुझे वो सीन याद आना, ऐसे डराव आता। तो मैंने क्या किया कि मैंने BSTC की तैयारी की। पहले BSTC प्री टेस्ट पहला था, तो गांव में मेरा नंबर आ गया और मैं भीलवाड़ा चला गया। भीलवाड़ा जाने के बाद यार दोस्ती नहीं थी, सीनियर थे, सीनियर रैगिंग करते थे। तो मेरे साथ एक आशीष शर्मा भी रहता था, हम दोनों साथ रहते थे। मैंने जाकर एक संस्कृत में भाषण दिया, अस्माकं देशस्य आतंकवादिना दुष्कृता सर्वजना दुखिता भवति, एक अच्छा मैंने वो भाषण दिया। तो उसके बाद कॉलेज में मेरा अच्छा व्यवहार था सबसे। तो फिर एक बार क्या हुआ कि क्रिकेट मैच चल रहा था, मेरे बहुत शौक था, मैं वहाँ खड़ा था। तो उनकी टीम का खिलाड़ी नहीं आया, मुझे खिला लिया, मैंने 6 गेंदों में 6 छक्के मार दिए जी। तो वहाँ कई लोगों से दोस्ती हो गई कि 6 गेंदों में 6 छक्के मार दिए, तो लोग मुझे मारने लगे, क्रिकेट टीम मुझे खिलाने लगे। अब क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में झगड़ा हो गया, क्योंकि मेरा दोस्त था, उसको बार बार कोई सीनियर परेशान करता था। तो हमने क्या किया, दोनों ने मिलकर सीनियर को पीट दिया। उस दिन पहली बार अखबार में खबर आई थी, सीनियर को जूनियर ने पीटा। फिर वो सारे इकट्ठे होकर मारपीट करने आ गए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, क्रिकेट वालों, वो सारे लोग बाइक लेके आ गए, 20-22 बाइक लेके आ गए। फिर वो समझौता हो गया। फिर हमारे कॉलेज में 2 दल बन गए, एक गर्म दल, एक नरम दल। हालांकि वो सारे लोग जो सीनियर थे, जो खिलाफ, वो अब सब हमें एक है। वो आज मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बड़े भाई जैसे मानते हैं। आज वो सम्मान देते हैं, आज भी याद करते हैं, वो शर्मिंदगी महसूस भी कर रहे। तो हमेशा मैं बड़ों की इज्जत करता था, हमेशा, क्योंकि वो शिक्षकों से झगड़ते थे, वो उल्टा काम करते थे, वो नादानी थी, वो आज इस बात को वो मानते, क्योंकि वो अधिकतर टीचर बन चुके हैं। तो मैं हमेशा सही का साथ देता था, मैं लोगों की मदद बहुत करता था। तो मेरा नरम दल था, उनका गर्म दल था।
तो वहाँ से निकलते 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 फिर मैं जयपुर आ गया, आपको स्टोरी बताई दिया। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे जजा में मिला, वहाँ कभी कॉलेज बंद हो जाती, कभी हंगामा हो जाता, तो कॉलेज में खूब हुआ, लेकिन कॉलेज में भी दबंग तरीके से रहे। नरम दल से गरम दल की ओर फिर प्रस्थान हुआ। हाँ, उस समय नरम दल था, लेकिन वहाँ दिल खुला। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि देखो, लड़ने के लिए जज्बा भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, और साथ में क्योंकि कई बार अपने निवेदन करते, सर सुन लीजिए, कोई नहीं सुनेगा, अगर सुनिए, जोर से बोलेंगे, दबंगता दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे तो सुनी जाएगी। ये वही युवा है जो 2 लाख गवर्नमेंट रोजगार देने के बाद आज भी खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है। युवाओं के लिए ये एक सबसे बड़ी बात है। और युवाओं के लिए क्या क्या नहीं किया, अनशन करना, जेलों में जाना। कोई और भी कोई युवा ऐसा हो जो नेता बने, तो सबसे बड़ी बात यह उनके लिए कि वो तन मन धन से समर्पित होकर अगर काम करे, युवाओं से किसी भी प्रकार को कोई पैसा नहीं लेना और अपने युवाओं को सिर्फ सेवा करना, ये प्रेरणा एक बहुत बड़ी बात है। और एक ट्वीट अगर कर दे तो राजस्थान के टॉप 10 नेताओं में सबसे टॉप में शामिल होने वाले नेताओं में उपेंद्र यादव भी शामिल है। एक ट्वीट करने के बाद वो जो रीट्वीट होते हैं वो पूरा खौफ होता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इनको फोन करते हैं कि आओ आपकी बात के हम बात करते हैं। मंत्री बीच में डावाडोल भी करते हैं कि बात करते हैं, देखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जिनको बात करके बुलाते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और युवाओं के लिए जो आपने किया इन भर्तियों को लेकर, हमारा समाचार परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी दे रहा हूँ जी कि जो वर्तमान में जो बेरोजगारों की स्थिति है, जो हालात ख़राब है, मैंने एक फिल्म बनाई थी दास्ता है बेरोजगार। उस फिल्म में सारी सच्चाई दिखाई है। दास्ता है बेरोजगार, बिल्कुल जी। और वास्तविक घटनाओं पे उसका डायरेक्टर में था, हीरो में था। मैंने सच्ची घटनाओं पे फिल्म बनाई थी। और आज उस फिल्म को यदि नेता देख ले तो कहीं ना कहीं सिस्टम सुधार सकते हैं। बेरोजगारों क्या पीड़ा, हकीकत उसमें दिखाई गई है। और रही बात सोशल मीडिया पर भी लोग अफवाहें फैलाते हैं। लोगों ने क्या किया कि अपना इंटरव्यू आएगा, मान लीजिए आप ले रहे हो, जिसको कार्ड छीट के कहीं उपेंद्र यादव ने ये कहा, चारण ने ये कहा, तो वो इस चीज़ से भी लोग भ्रमित करते हैं। क्योंकि यूट्यूब से कई अच्छे हैं, मैं मानता हूँ कि आज मेरा वीडियो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। कई हज़ार से ज़्यादा यूट्यूब चैनल वाले मेरे वीडियो को डालते हैं। कई लोगों को अच्छी इनकम भी होती है। मैं सोचता हूँ चलो किसी को तो रोज़गार मिला हुआ है। मेरी बात एक गरीब परिवार तक पहुँचा रहे हैं। कई लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं कि आज मैं लाइव आऊँगा तो क्या कहूँगा। कल भी मैं लाइव आया था, तो ये चीज़ें, लेकिन इसलिए ही मैंने अब मेरा खुद का सोशल मीडिया के बारे में कम बता, लेकिन अब मैं इसलिए बताने लग गया कि सीधा मुझसे जुड़े। क्योंकि एक दिन मैं देख रहा कि उपेंद्र यादव घर पे बैठी मिठाइयाँ, मैंने देखा यार कौन सी मिठाइयाँ, खोल के देखा तो दूसरी चीज़ निकली। उपेंद्र यादव ने की बड़ी घोषणा। और वो चीज़ें तो कई बार ऐसी चीज़ होती है। तो सोशल मीडिया पे भी शायद मेरे हिसाब से आपने टॉप 10 के लिखा, वास्तव में सच है। 2,60,000 करीब मेरे ट्विटर पे है, करीब 27,000 मेरे फेसबुक पेज पे है, 1 लाख के करीब मेरे फेसबुक आईडी पे है, और करीब 90,000 यूट्यूब चैनल पे है। शायद 4-5 नेताओं के अलावा किसी नेता के इतने फॉलोअर नहीं होंगे। ये मेरे युवा साथियों का प्यार, मान सम्मान और विश्वास का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि विश्वास है तभी तो इतने लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल, नहीं तो और भी बहुत लोग हैं। इसलिए मैं उन लोगों के लिए जी जान लगाता हूँ। मैंने कभी भी बेरोजगारों के नाम पे राजनीति नहीं की। जहाँ मेरे बेरोजगार का भला हो मैं झुक जाता हूँ। मुझे लगा कि अब चुनाव लड़ते तो चुनाव में हमारा प्रत्याशी मान लीजिए वोट तो लेके जाता, लेकिन कई लोगों के समीकरण बिगाड़ देता, कई लोगों के बढ़ जाता, क्योंकि समीकरण चेंज होते हैं जब वोट करते तो। लेकिन जब मुखिया हमें बुला ले, हमारा उद्देश्य था कि मुखिया हमें बुलाए, हमारी मांगों को सुने और उनका समस्या को हल करे। अब कुछ समस्याओं के लिए निर्देश उनको तुरंत अधिकारियों को, रात को 12 बजे, 12:30, 1 बजे तक हमारे मंत्रियों से मीटिंग हुई। सुबह फिर सीएमओ मीटिंग हुई, फिर सीएम साहब मिले, और उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन आया सीएमओ से, बोले कि आपके ये एक काम कर दिया गया। तो मुझे लगा कि देखो काम इनसे करवाना है, तो मैं मेरे बेरोजगार के लिए झुकाऊँ। कोई कुछ भी कहे कि समझौता हो गया, ये हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को मैं जवाब ही नहीं देता, मेरा काम जवाब देगा। और क्यों झुकाऊँ, आने वाले समय में उनको पता लग जाएगा। उन भर्तियों पर अब आगे की क्या व्यू रचना रहेगी आपकी? क्योंकि 2 सबसे बड़ी भर्तियां उस वक्त थी, जो एएनएम जेएनएम वाली, और एक राजस्थान पुलिस वेटिंग लिस्ट 2018 की जो भर्ती थी। इनको लेकर काफ़ी युवाओं के सवाल भी है उनके मन में, तो उसका एक बार निष्ठान कर दिए उन भर्तियों पर आगे क्या हो सकता है, या क्या आगे की व्यू रचना रहेगी? देखो, राजस्थान पुलिस भर्ती जो मामला है, देखो कुलदीप जी, मैंने लगातार उनकी मांग उठाई है और उनके अभ्यर्थी को मैं साथ लेके जाऊंगा जी। लेकिन सबसे बड़ा दुख भी होता है, मैं कई बार सोचता हूँ कि राजस्थान पुलिस में 1600 पदों के लिए वेटिंग सूची जारी होनी है। संघर्ष के लिए 16 लोग आते हैं,
कम से कम 1600 में 1000 लोग भी है तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र क्या हो सकता है ना। 16 लोगों से लड़ाई नहीं जीती जाती, फिर भी मैं उनकी मांग रख रहा हूँ। फार्मासिस्ट वाला मामला था, 4 लोग आते थे, फिर भी उनको सफलता मिल रही एग्जाम हो के। मेरी इच्छा हो कि भीड़ की बात नहीं है, लेकिन सेनापति भी तब मजबूत होगा, सेना साथ होगी, साथ तो आना चाहिए। आप पर ऐसे आरोप लगाते हैं विपक्ष की ये बेरोजगारों के मामले उठाकर राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द राजनीति में आएंगे, उस पर क्या कहना है आपका? एक चीज़ बताऊँ आपको जी। पिछली बीजेपी सरकार थी, 5 साल आंदोलन किया जी। अब कांग्रेस में कर रहा हूँ। उस समय आंदोलन किया तो कह रहे थे कि तो कांग्रेस ही है। कई जो अपवाद होते हैं हर जगह तक तो हर जगह होते हैं। मैंने आज के लिए किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जो बोल रहे थे जी। और अब कह रहे हैं कि तो बीजेपी का है, फिर कह रहे हैं कि आरएलपी का है। तो लोगों की बातों का जवाब मेरा काम देगा। और रही बात राजनीति में आने की, यदि कोई नहीं सुनेगा तो पूरे राजस्थान में हर युवा राजनीति में आ जाएगा, मैं ही नहीं, फिर देंगे जवाब। इसलिए इसका औचित्य नहीं है क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। हाँ, मुझे ये ध्यान देता है मुझे कल क्या करना है, मेरे बेरोजगार को लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे उसको न्याय मिले, उस पर मैं ध्यान देता हूँ। अंतिम में एक ही सवाल है, युवा बेरोजगारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे युवा साथियों, भ्रमित ना हो। यदि कोई सीधा, क्योंकि कई लोग मेरे साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, कई लोग मेरे नाम पे पैसे भी मांगते हैं, कई लोग आपको भ्रमित भी करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव ने पैसे ले लिए या भर्तियों के नाम पे पैसे मांगते हैं, तो कई लोग उसको सुनकर सच मान लेते हैं। तो जो कहे ना उसको रुकिए, बोलो रुकिए, एक बार फ़ोन लगाइए सीधे 94 60 19 75 75 बात करिए। या कोई फ़ोन पे कह रहा है तो तुरंत लाइन पे लिए, सच्चाई जाने पहचाने। नहीं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई नहीं मिलेगा जो उधार से कर्जा लेकर आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता है, किसी एक बेरोजगार से एक पैसा नहीं लेता। मैंने पहले भी कहा था, किसी बेरोजगार से मैंने भर्ती के नाम पे पैसे मांगे हो तो मेरी गर्दन काट दो या हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। मेरी ईमानदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालांकि जो 2 दिन पहले जो समर्थन देने के बाद कई लोगों ने, IT सेल वाले, कई पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर वार किया, ट्रोल किया जी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि बहुत अच्छा करने वाला, अपने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर जो व्यक्ति बेरोजगारों के लिए जिंदा रहता है, जीता है, 2 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को आज सरकारी जॉब दिलाई। अभी भी जब कोई संकट आता मैं बोलता, मेरा अलावा कोई नहीं बोलता। तो ऐसी स्थिति में युवा बेरोजगारों को जवाब देना चाहिए था, लेकिन कई लोगों ने दिया, लेकिन उनको जवाब हो नहीं दे पाए। लेकिन उनकी भी मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि IT सेल वालों को पार्टियां पैसा देती है, तो उनका काम ही है पैसे, जब ट्रोल करने का, ट्वीट करने का पैसे उनको मिलते हैं, तो पूरे दिन फ्री होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ट्रोल किया, जो चीज़ की, मेरा काम जवाब देगा, मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार जवाब देगा, जवाब आने वाला समय देगा। आपको जो करना कर लीजिए, सीना ठोक के कहता हूँ, किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, सच्चाई के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। 31 साल का युवा ने कई लोगों को आत्महत्या कराने से भी बचाया है। 1-2 आप ऐसी कोई कहानी जो आपको भी याद आ रही, जो आपके जहन में हो, वो बताइए। मुझे 2012 का मामला याद है, अमित मीना करौली का था। उसके पापा जी का फ़ोन आया कि मेरा बच्चा उसाद में सेल्फोस की गोली ले ली है। सेल्फोस की गोली? हाँ, और वो सो गया, वो खाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, क्योंकि उसके हार्ट रेट पे 60 से कम थे जी। मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं वादा करता हूँ तुझे मैं जिताऊंगा केस और तुझे नौकरी में दिलाऊंगा। मैंने मेरा वादा किया। वो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा। हालांकि उनके न पिताजी का न उस लड़के का मेरे पास कभी कॉल और मैसेज आया, लेकिन उस लड़के को मैंने समझाया और उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिल गई थी। उसको ज्वाइनिंग मिली शायद 15-16 के करीब हो गई शायद जी, है ना, उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी। और इसके अलावा जो अभी जो हमारे बाबूलाल जी नागर हैं, दूदू के जो विधायक हैं, उनका भांजा मनोज नाम है, वो करीब बिल्कुल अवसाद में था। मुझे रात को 12 बजे फ़ोन किया, बोले कि मैं बहुत दुखी, आत्महत्या करने वाला हूँ। उसको मैंने समझाया, यहाँ बुलाया। वो रीट जो 3500 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत टूट चुका था। वो कह रहा कि मैं सक्षम परिवार से हूँ, मैं उनका भांजा हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूँ। मैं कुछ पॉइंटों से रह गया हूँ, सूची निकलवाए। तो वो व्यक्ति कह रहा कि उस दिन वो कह रहा कि मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता 12 बजे, मैं उसको समझाता नहीं तो वो आत्महत्या कर लेता। उसको बुलाया, समझाया, आज वो नौकरी कर रहा है। ऐसे ये नहीं, कई उदाहरण हैं, क्योंकि कई उदाहरण, इसलिए मैं अपने आप पे फख्र करता हूँ। कई लोगों को मैंने देखा, कहीं जाता हूँ तो कई परिवार वाले इतनी दुआ देते हैं, इसलिए मैं लड़ता हूँ कि हाँ मैं किसी के काम आ रहा हूँ। दुआओं में ताकत होती है। दुआओं में ताकत होती है, ईमानदारी में सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि काफ़ी लोग झुंड बनाकर सारे मिल गए। जब पता क्या होता है, मैं 2012 से भर्ती लड़ रहा हूँ। मान लीजिए मैंने सरकारी विज्ञप्ति निकाली कि
40-45-50 वाले हैं, लोगों का नंबर आ गया, कोर्ट ने मामला अटक गया कि 60 होनी चाहिए, विज्ञप्ति के अनुसार जो योग्य है उसी का तो साथ देना चाहिए ना। अब जो चाहते हैं कि नहीं ये बाहर हो जाए तो मेरा नंबर आ जाए, तो मैंने सही का साथ दिया, जो लोग बाहर हो गए मेरे दुश्मन बन के। तो धीरे धीरे हर भर्ती में कोई ना कोई जैसा होता है कि नहीं ये बाहर हो जाए, तो वो सारे मिलकर कोशिश करते हैं, कई नए नए संगठन बने। जो कई लोगों को क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मेरा संगठन है ना, मैं एक पैसा नहीं लेता, तो वो भी किसी से पैसे नहीं ले सकते, लेते भी है ना तो मुझे बताते, तो उनको डर है कि इसको कैसे खत्म करें, इसको खत्म करें तो हम पैसे भी उगा सकते हैं, हम कमाई भी करवा सकते हैं, इसको रास्ते से हटाएं। तो वो पूरी कोशिश करें मेरे खिलाफ अलग अलग चीज़ डलवाना, ये करवाना, लेकिन आज तक उनकी मंशा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं काम करके जवाब देता हूँ। लोग उनको जवाब देते थे भाई तूने आज तक क्या किया है, क्योंकि मेरा काम बोलता है। और मेरा काम आज भी कह रहा हूँ, जो इस प्रोग्राम को भी देख रहा है, मेरा यूट्यूब पे उपेन यादव सर्च करो, मेरे ट्विटर पे जाओ, मेरे फेसबुक जो मैं आंदोलन करता हूँ, मैं फेसबुक के 2012 के बाद हर अपडेट की है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी भर्ती का मामला उठाया, किस किस 2 लाख लोगों को कैसे ज्वाइनिंग मिली, हर चीज़ की अपडेट आपको मिल जाएगी। काम किया है, हवा में तीर मारना मुझे नहीं आता, मुझे काम करके जवाब देना आता है। इसलिए इतना मैंने जरूर सीखा है कि आदमी ईमानदार है तो वो किसी के बाप से नहीं डरेगा। ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत है, परेशानियाँ है, दुख है, लेकिन ईमानदार आदमी कभी हारता नहीं। इसलिए आज सरकार से लड़ रहा हूँ, पिछली सरकार से लड़ा, इस सरकार से लड़ा, और आज मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, मंत्री भी सम्मान करते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सच्चा हूँ, संघर्षशील हूँ और ईमानदार हूँ। और जो बेईमान होता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। और कितने लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, मैं आपको भी एक मंत्र दे रहा हूँ कि मुझे गिराने की बजाय आप मुझसे अच्छा कार्य करने की सोचें, तो शायद आप मेरे से आगे जा सकते हो। क्योंकि आप दिन रात ये सोचते हैं कि उसको कैसे गिराएं, और दिन रात मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा काम कैसे करूँ, कल मुझे क्या करना है। ऐसे में आप वहीं रह जाते हो, मैं आगे निकल जाता हूँ। मुझसे अच्छा काम करो, आप आगे निकल जाओगे, आपकी भी वाई होगी और आपका भी नाम होगा। 31 साल का युवा, मनोहरपुर गांव का रहने वाला, शाहपुर जयपुर से रहने वाले युवा की कहानी सुनी आपने, उसी की जुबानी। वो युवा जिसने संघर्ष किया युवा बेरोजगारों के लिए। 31 साल का युवा 2 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट की रोजगार दे चुका है, और युवाओं के लिए सड़कों पर बैठने वाला, 10 से 15, 20 दिन तक बैठने वाला, मंत्रियों को, जी हाँ, मंत्रियों को सड़कों पर बुलाकर वार्ताएं करने वाला युवा और कहीं नहीं मिलेगा। ये राजस्थान का एक ही लाल है, उपेन यादव। अगले कार्यक्रम में हमारा समाचार का खास कार्यक्रम रूबरू विद केश चारण में और नए मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरामैन लोकेश पारी के साथ मैं कुलदीप चारण, हमारा समाचार जयपुर।